हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आज इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जिससे आजकल हम सभी लोग प्रभावित हैं और उसका नाम है कोल्ड वेव इन नॉर्दर्न इंडिया। भारत के उत्तर ही नहीं उत्तर पश्चिमी राज्यों के अंदर भी शीतलहर का प्रकोप चल रहा है। शीतलहर यानी कोल्ड वेव। टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गए हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर्स गिर गए हैं। अगर मैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल इन राज्यों की बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं तो यहां तो टेम्परेचर्स नॉर्मली गिर जाते हैं काफी ज्यादा इस टाइम में, नवंबर दिसंबर के समय में। लेकिन मैदानी इलाकों में भी, प्लेन्स में भी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में टेम्परेचर्स काफी ज्यादा गिरे हैं। और इसका प्रेडिक्शन अगर हम देखें तो इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि जो हमारा मौसम विभाग है उसने भी कुछ दिन पहले ऐसी प्रेडिक्शंस दे दी थी। न्यूज़पेपर इन हेडलाइन से भरे हुए थे और आज के समय हम इन कोल्ड वेव को सह भी रहे हैं। एक दौर आईएमडी के द्वारा कहा गया है, एक दौर जो है वो कोल्ड वेव का आके 21-22 दिसंबर तक रहेगा और उसके बाद एक दूसरा दौर आएगा, एक दो दिन की राहत के बाद एक दूसरा दौर आएगा जो कि क्रिसमस के टाइम तक यहां पर रहेगा। ठीक है, अब इस कोल्ड वेव को सहने के अलावा, इस कोल्ड वेव को झेलने के अलावा हमारे पास एक और काम भी है। वो काम है हमारे एचपीएस एग्जाम की तैयारी करना। तो इस फिनोमिना के बारे में भी हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जरूर लेनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोल्ड वेव क्या है वो देखेंगे और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि विंटर सोल्स्टिस जो आ रहा है, क्या विंटर सोल्स्टिस यानी कि जो सर्दियों में सबसे छोटा दिन, सबसे लंबी रात वाला जो दिन है, क्या इस दिन का कोई कनेक्शन है इस कोल्ड वेव के साथ? चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोल्ड वेव है क्या। कोल्ड वेव की अगर डेफिनेशन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से हम लोग देखेंगे, आईएमडी के हिसाब से हम लोग डेफिनेशन क्यों देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये समझिए, एग्जाम के अंदर जब भी आप आंसर्स लिखते हो, मेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो अपनी डेफिनेशन हम अगर लिखेंगे वहां पर तो कुछ हमें थोड़े बहुत मार्क्स जरूर मिलते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पर आपको कोल्ड वेव की डेफिनेशन लिखनी है तो वहां पर आप कोट करिए, वहां पर आप लिखिए अकॉर्डिंग टू आईएमडी, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कोल्ड वेव की ये डेफिनेशन है, तो उससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आप ये वर्ड नहीं लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सोर्स तब आपको नंबर 1-2 नंबर जो है वो थोड़े कम मिलेंगे। तो इसलिए हमेशा जब भी हम डेफिनेशन लिखते हैं किसी ऐसे फिनोमिना की जिसको किसी ऑफिशियल सोर्स ने डिफाइन किया है तो उसका सोर्स जरूर वहां पर आपको मेंशन करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हुई मेंस की। और प्री में भी अगर ऑप्शंस आ जाते हैं कि कोल्ड वेव क्या होती है, ABCD ऑप्शन दे दिए, तो वहां पर भी आप उस ऑप्शन को सपोर्ट करोगे जो कि ऑफिशियल सोर्स के द्वारा दिया गया है। क्लियर? तो कोल्ड वेव है क्या? कोल्ड वेव को डिफाइन किया आईएमडी ने कि एक ऐसी कंडीशन व्हेन देयर इज लो एयर टेम्परेचर व्हिच बिकम्स फेटल टू ह्यूमन बॉडी। आईएमडी ने सिंपल बोला है कि तापमान इतना ज्यादा गिर जाना जो कि इंसान की सेहत को नुकसान पहुंचाए, ह्यूमन बॉडी के लिए फेटल हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है इसका अगर बहुत ज्यादा एक्सपोजर रहा तो उसको हम लोग बोलेंगे कोल्ड वेव। ये जो डेफिनेशन है ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। क्वालिटेटिव का मतलब हुआ कि इस डेफिनेशन में उन्होंने एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कोल्ड वेव का वो हमें समझा दिया है। लेकिन हम वो तापमान कैसे हमें पता लगेगा, वो लो एयर टेम्परेचर कैसे हमें पता लगेगा कि जो कि ह्यूमन बॉडी को नुकसान कर सकता है? क्योंकि आपको समझना होगा कि टेम्परेचर्स जो हिमाचल के ऊपरी इलाकों में रहते हैं, हिमाचल, नॉर्दर्न हिमाचल या फिर हम जो अपर हिमाचल है उसकी बात करें तो वहां तो टेम्परेचर काफी कम रहते हैं, नॉर्मली भी कम रहते हैं और सर्दियों में ऑलरेडी कम हो जाते हैं। लेकिन वहां के जो लोग हैं उनका रहन सहन, उनका कपड़ा, उनका पहनावा, उनका खान पान, उनके घर इस तरीके से बने हुए हैं कि वो उस कोल्ड टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। इसीलिए ये जो फेटल टू ह्यूमन बॉडी पार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंसान को नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी कोल्ड वेव के लिए इंपॉर्टेंट है। और कोल्ड वेव को डिक्लेयर करने के लिए हमने एक और डेफिनेशन बना ली है। आईएमडी किसी भी रीजन में कोल्ड वेव आया नहीं आया उसको डिफाइन करने के लिए यूज करता है टेम्परेचर थ्रेशहोल्ड्स। तापमान की क्या सीमा क्रॉस हो जाएगी तो हम कहेंगे कि कोल्ड वेव आ गया है। अब यहां पर 3 तरीके के इलाकों को आपको समझना होगा आईएमडी के हिसाब से। प्लेन्स, हिली एरियाज और हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं, जो कि समुद्र के आसपास के एरियाज हैं, इन तीनों इलाकों में अलग अलग तापमान के ऊपर कोल्ड वेव डिक्लेयर होती है। सबसे पहले कोस्टल रीजन्स की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू आईएमडी अगर कोस्टल इलाकों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम चला जाता है, मिनिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर अक्सर जो है वो रात के समय होगा, नवंबर दिसंबर के महीने में होगा। ठीक है, और ये मिनिमम टेम्परेचर जब 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए तब हम इसको बोलेंगे कि कोल्ड वेव आ सकती है। लेकिन ये पूरी कंडीशन जरूरी सफिशिएंट नहीं है, कंडीशन एक और भी है। 4.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल से कम टेम्परेचर होने पर हम बोलते हैं कि कोल्ड वेव आ गई। नॉर्मल से कम टेम्परेचर का मतलब क्या है पहले आपको यह समझना पड़ेगा। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब किसी भी एरिया के ऊपर लास्ट
30 ईयर्स, लास्ट 30 सालों का एवरेज टेम्परेचर निकाला जाता है। इसमें हमें पता चलता है एवरेज मिनिमम टेम्परेचर। अगर मैं बात करूं शिमला के लास्ट 30 सालों के जो मिनिमम टेम्परेचर, हर दिन के गैप पे ये जो टेम्परेचर है वो मेजर किया जाता है। यूजुअली आईएमडी 5 डेज का गैप लेता है। ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में पूछ लेंगे क्या? बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। हर 5 दिन पे जो मिनिमम टेम्परेचर रहता है पिछले 30 सालों का, उन सबको जोड़ करके एवरेज निकाला जाता है। एवरेज जो बनता है उसे हम बोलते हैं नेचुरल या नॉर्मल टेम्परेचर। क्लियर है? तो ये एवरेज मिनिमम टेम्परेचर जो है इसको हम क्या बोल देंगे? नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर, कि इतना टेम्परेचर तो कम से कम चला ही जाता है। अब हमें पता है कि लाहौल स्पीति के अंदर जो नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर है वो कम होगा, शिमला के अंदर जो नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर है वो थोड़ा ज्यादा होगा, चंडीगढ़ के अंदर जो नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर है वो थोड़ा और ज्यादा होगा। इसी वजह से नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर डिफाइन करना जरूरी है। अब किसी भी इलाके में नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर के कंपैरिजन में 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो गया उस दिन। 20 दिसंबर का नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अब वो कम हो करके 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, तब हम कहेंगे कोल्ड वेव आ गई है। ठीक है, ये कंडीशन समझना बहुत जरूरी है। वीडियो रिवाइंड कर लो, अगर कुछ भी कंफ्यूजन हुआ दोबारा से देखो, क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से फिर बात आती है हिली रीजन्स की, यानी कि हमारे हिमाचल प्रदेश के राज्य में अगर हम देखें तो कोल्ड वेव की कंडीशन क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस शून्य आपका जब तापमान पहुंच जाता है, ठीक है, और नॉर्मल से 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान ड्रॉप कर जाता है, तब हम कहते हैं कोल्ड वेव आ गई। सीवियर कोल्ड वेव होगा जब तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। अगर मैं बोलूं कि किन्नौर या किसी चंबा के रीजन में नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर जो है वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस हो जाया करता था, ठीक है, 21 दिसंबर को या 20 दिसंबर को, लेकिन अब टेम्परेचर कम होके -7 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो इसका यह मतलब हुआ कि सीवियर कोल्ड वेव आई है। 6.5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया नॉर्मल से, राइट। अगर -2, -3, -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा तो हम उसको बोलेंगे क्या है? कोल्ड वेव चल रही। क्लियर हो चुका है? 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ड्रॉप नॉर्मल से होना चाहिए। प्लेन्स इलाकों के लिए ये कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। -10 डिग्री सेल्सियस डिपार्चर उतना ही है, 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस। और अगर 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान चला गया है और वो नॉर्मल से 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस कम है, तो वो बनेगा कोल्ड वेव। अगर 6.5 से भी ज्यादा कम चला गया है तो वो सीवियर कोल्ड वेव। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में पूछे जाने के ज्यादा चांस है। मैं आपको इस वीडियो के एंड में क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, तब जाके मुझे पता चलेगा कि आपको ये सारी कंडीशन जो है वो समझ आ गई। ठीक है, इसके अलावा एक और कंडीशन हम प्लेन में यूज करते हैं, दैट इज द मिनिमम टेम्परेचर। अगर वो 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाए तब उसको कोल्ड वेव बोल दिया जाता है, चाहे वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा नीचे ना जाए। 4 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे चला गया तापमान तो उसको एक कोल्ड वेव बोल देते हैं। और ये कंडीशन खास तौर पे गुजरात, खास तौर पे राजस्थान के जो अंदरूनी इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, वहां पर ये कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान चला जाए तो हम बोलते हैं कोल्ड वेव आ गई। ठीक है, अब ये कंडीशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनको थोड़ा सा आपको ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन कोल्ड वेव्स आती क्यों हैं, कारण क्या है, अब ये भी जरूरी हो जाता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और प्रीलिम्स में भी आपको कंडीशंस दी जा सकती हैं। सबसे पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ के आने की वजह से कोल्ड वेव्स के आने का सबसे बड़ा कारण बनता है। पश्चिमी डिस्टर्बेंस जो है, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, वो मेडिटेरेनियन या कैस्पियन सी के ऊपर जो टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं, उन टेम्परेट साइक्लोन्स का जब इन्फ्लक्स होता है इंडिया में, भारत में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब वो आते हैं पाकिस्तान की तरफ से, तब जाकर इंडिया के नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों में तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है। ठीक है, अगर आप नेट पे जाकर इसको सर्च करते हो तो आपको ये जीआईएफ भी देखने को मिल सकती है कि किस तरीके से मेडिटेरेनियन के ऊपर से ये हवाएं, जेट स्ट्रीम्स के साथ हवाएं जो है वेस्टर्ली डायरेक्शन से आती हैं और बहुत मॉइस्चर भी और बहुत ठंडी हवाओं को भी, बहुत कम टेम्परेचर वाली हवाओं को भी इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में लेकर आने का काम करती हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण है। जब भी हम देखते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया की तरफ आ रही है, और ये जो प्रेजेंट हमारी जो कोल्ड वेव है ये भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की वजह से ही तैयार हुई है। ठीक है,
नेक्स्ट कंडीशन, बिल्ट अप ऑफ अ रीजन सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ओवर नॉर्थ इंडिया। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल कारण है, इसको आपको समझना पड़ेगा, ज्योग्राफी ऑप्शन वालों के लिए ज्यादा इजी होगा, लेकिन बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, जेट स्ट्रीम्स इंडिया के ऊपर इस तरीके से मूव करती हैं, ठीक है, वेव बनाती हुई चलती हैं जेट स्ट्रीम। अगर आप चाहते हो कि जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आपको मैं अलग से एक्सप्लेन करूं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को दे दूंगा कि जेट स्ट्रीम होती क्या है और उनका इंपैक्ट क्या पड़ता है हमारे मौसम के ऊपर, हमारे वेदर के ऊपर। क्वेश्चंस पहले भी आ रखे हैं, प्रीलिम्स में भी आ रखे हैं, मेंस में भी आ रखे हैं जेट स्ट्रीम के ऊपर। अगर आप चाहते हो एक वीडियो बने तो उसको मैं अलग से बना के लिख दूंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे बताना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे लगेगा आपको जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट पूरा पता है। अब जेट स्ट्रीम का फंडा क्या है, जेट स्ट्रीम आती है और वो वेव लाइक मूवमेंट करती है। कहीं भी जेट स्ट्रीम जब फ्लो करती है तो उसकी बनती है ट्राउ और एक जगह बनता है उसका रिज। अब जहां पे रिज बनता है वो इंपॉर्टेंट है, जहां पर रिज बनता है ये अर्थ के सरफेस से अराउंड 7 या 8 किलोमीटर ऊपर ये हवा जो है चल रही है। जहां पर रिज बनता है उसके साउथ में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, उसके साउथ में एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस डेवलप होती हैं, ठीक है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस क्यों डेवलप होती हैं, क्या इसका फिजिक्स है, क्या इसका फंडा है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, अलग वीडियो की बात बनेगी। अब ये जो एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस है, ये हाई प्रेशर जो बनता है ये बन रहा है अपर एटमॉस्फेयर में, और ये लोअर एटमॉस्फेयर में यानी बिल्कुल सरफेस पे काम करता है हवाओं को खींचने का। और हवाओं को खींचने का जब काम करेगा तो वही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आ रही थी मेडिटेरेनियन से, वही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को खींच के लाता है इंडिया तक, ठीक है। तो अगर अभी आपको किसी के मन में डाउट आ रहा होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों आ जाती है भाई इंडिया में इतना ठंड लेकर, तो उसका कारण क्या है, ये रिज, ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की वजह से ये जो हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पश्चिमी विक्षोभ है, वो इंडिया में आता है। क्लियर हो चुका है। इसके बाद दूसरी कंडीशंस क्या बनेगी, अब ये देखो, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों में ये जो पूरा क्लाउड का मास है ये आ रहा है वेस्टर्न डायरेक्शन से, ठीक है, और पूरे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को ढक करके वहां पर सनलाइट रोक ली, वहां पर बर्फबारी चल रही है, रेनफॉल हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, फॉग चल रहा है, मिस्ट चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्लियर है। आगे देखो नेक्स्ट कंडीशन, स्नो कवर ओवर हिमालयास, इंक्रीज्ड एल्बिडो। जब भी हिमालयास के ऊपर बर्फ गिरेगी, हिमालयास के ऊपर बर्फ क्यों गिरेगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आई, मॉइस्चर मेडिटेरेनियन सी से कैस्पियन सी से आ गया है, उसी वजह से यहां पर जो है रेनफॉल हो गया नॉर्दर्न इंडिया में, या फिर वहां पर बर्फ पड़ गई है। जब बर्फ पड़ जाएगी हिमालय पे तो उसके बाद ये सनलाइट जो आनी है, अगर वो सनलाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक करने लगती है ये बर्फ, राइट। हिमाचल में हमने देखा है जब भी बर्फ पड़ती है, जितनी सनलाइट पड़ रही है वो सनलाइट दोबारा स्पेस में भेजने का काम में बर्फ करती है, जमीन को गर्म नहीं होने देती। इसके कारण ये जो पूरा ठंडे टेम्परेचर वाला टाइम पीरियड है ये और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। एक और कंडीशन यहां पे मैं उससे इत्तला कर देता हूं, वो है ला नीना की कंडीशन। ला नीना क्या है, अब ला नीना एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एल नीनो ला नीना का अलग वीडियो बनेगी, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो ताकि मुझे पता रहे कि कौन सी वीडियोस, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको डाउटफुल लगते हैं, उन पे मैं वीडियो बनाऊंगा। ला नीना कंडीशंस में हो क्या रहा है, पैसिफिक ओशन में जो हमारा कोल्ड वाटर करंट है, पीरू करंट, वो बहुत स्ट्रांग हो गया है और इसकी वजह से क्लाइमेटिक इंपैक्ट्स पूरे दुनिया में पड़ते हैं। और अगर आप ये मैप ध्यान से देख रहे हो, इंडिया के ऊपर ब्लू कंडीशन जो दिख रही है ये बता रहा है कि ज्यादा ठंडी कंडीशंस क्रिएट होती हैं जब जब पैसिफिक ओशन में ला नीना बनेगा, स्पेशली इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड फरवरी। दिसंबर और फरवरी के टाइम में अगर ला नीना की कंडीशंस चल रही हैं तो इंडिया में नॉर्मल ही टेम्परेचर बहुत कम होते हैं और उस टेम्परेचर को और कम करने में मदद करता है ला नीना। इस वक्त भी थोड़ा सा ला नीना कंडीशन चल रहा है पैसिफिक ओशन में, इस वजह से जो पश्चिमी विक्षोभ इंडिया में आया है, जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इंडिया में आ रही है, वो और ज्यादा पावरफुल हो सकती है और हमारा कोल्ड वेव जो है वो और ज्यादा ठंड पैदा कर सकता है। क्लियर हो गया। ये कंडीशंस हमें पता चल गई क्यों आ रही है कोल्ड वेव। इंपैक्ट क्या होगा कोल्ड वेव का, तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारी जो फसलें लगी हुई हैं, राबी की फसलें लगी हुई हैं, उन फसलों को नुकसान हो सकता है। उन फसलों में अगर अकस्मात ओलावृष्टि हो जाए, हेल स्टॉर्म हो जाए, बहुत ज्यादा बर्फ गिर जाए तो वो फसल बर्बाद हो जाएगी। इसी के साथ जो हमारे जानवर हैं, जो पशु हैं, लाइफ स्टॉक है, उनको इस बहुत ज्यादा ठंड से नुकसान हो सकता है। ठीक है, हम अपने तो घरों में घुस जाएंगे पर जानवरों की देखभाल कैसे होगी। इसके बाद बात आ जाती है कि सिविल सप्लाईज में डिस्ट्रप्शन होगा और ये सारे इंपैक्ट्स आपको अलग अलग तरीके से सोचने पड़ेंगे। मेंस में कैसे आंसर लिखें, सिंपल ये नहीं बता सकते कि तापमान कम हो गया इस वजह से हमारी हेल्थ पे नुकसान हो गया, बस हमारी हेल्थ पे तो नुकसान होगा ही, बाकी चीजों को भी देखो, इकोनॉमी को क्या नुकसान होगा, सिविल सप्लाईज पे नुकसान होता है। हिमाचल में बिजली गुल हो जाती है कई कई दिन के लिए अगर बर्फ पड़ जाए, राइट।
जो खाद्य सामग्री है, फूड सप्लाईज हैं, वो आना मुश्किल हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आना मुश्किल हो जाएगा, पानी की सप्लाई जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी, पानी जम जा रहा है पाइप्स में, तो इस वजह से लोगों का जो रहन सहन है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हॉस्पिटल्स में जो लोग एडमिट हैं उनका क्या होगा, स्कूल्स जो लोग जाते हैं उनका क्या होगा, हायर एजुकेशन में लोग जो जा रहे हैं उनका क्या होगा, डिफेंस फोर्सेज जो हिमाचल के बॉर्डर एरियाज में उनका क्या होगा, ठीक है। इसके बाद हेल्थ इफेक्ट्स तो ऑब्वियसली हम सबको पता है, फ्रॉस्ट बाइट, चिल बर्न्स एंड हाइपोथर्मिया। फ्रॉस्ट बाइट, चिल बर्न्स एंड हाइपोथर्मिया यानी बहुत ठंडे टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने की वजह से फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है। सबसे पहले फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है, फ्रॉस्ट बाइट की 4 स्टेजेस होती हैं, सॉरी 3 स्टेजेस होती हैं, फ्रॉस्ट निप, सुपरफिशियल और डीप फ्रॉस्ट बाइट। बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस इतना पता करना है कि जब बहुत ठंड हो जाएगी तो हमारा ये जो स्किन का टिश्यू है उससे हीट बहुत जल्दी बाहर निकलने लगती है, ठीक है। और जब बहुत तेजी से हीट बाहर निकलेगी तो ये टिश्यू, इसके अंदर जो खून की सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो रुक जाएगी। और अगर हम काफी देर तक ऐसे ठंडे एटमॉस्फेयर में रहेंगे, ठंडे टेम्परेचर में रहेंगे, तो हमारा जो स्किन का टिश्यू है, एपिडर्मिस है, डर्मिस है, उसकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप अपने आप को वहां से निकालते नहीं है, गर्म एटमॉस्फेयर में नहीं आते हैं, तो आपके जो पूरे स्किन के टिश्यूज हैं वो डेड हो जाएंगे, काले पड़ जाएंगे, वहां पर आपकी सेंसेशन बंद हो जाएगी और कुछ टाइम के बाद वो जो पूरा अंग है, आपका पूरा जो हिस्सा है, वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा, उसको काटना पड़ेगा ताकि इन्फेक्शन जो है वो आगे ना फैले, ठीक है। तो ये तो होती है फ्रॉस्ट बाइट। चिल बर्न्स क्या होते हैं, चिल बर्न्स होते हैं कि जब बहुत तेजी से हमारे शरीर के अंदर से हीट किसी एक पर्टिकुलर एरिया से निकल जाती है तो वहां पर छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। छाले सिर्फ गर्मी से नहीं पड़ते, ठंड से भी पड़ सकते हैं। और हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया का सिंपल मतलब है हमारे आसपास इतनी ज्यादा टेम्परेचर कम हो चुका है कि हमारी बॉडी, हम मैमल्स हैं, हम खुद अपनी गर्मी पैदा करते हैं और बॉडी से गर्मी बाहर निकलती है। ये गर्मी बहुत तेजी से निकल रही है और हमारे पास ऐसा जो गर्मी बनाने का संसाधन है, हम जो अपने अंदर बॉडीज के अंदर कार्बोहाइड्रेट, शुगर को जला करके एनर्जी बना रहे हैं, वो उतना तेजी से नहीं हो रहा है, एनर्जी बहुत तेजी से बाहर निकल रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। और इससे होता क्या है कि अगर बहुत देर तक हाइपोथर्मिया के हम ग्रसित रहेंगे, उसके शिकार रहेंगे, तो ये गर्मी हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारा दिल, हमारी जो लिवर है, हमारा जो स्टमक है, उससे भी ये गर्मी निकल जाएगी। और एक बार ये गर्मी निकल गई तो हमारा दिल काम करना बंद कर सकता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन काम करना बंद कर सकते हैं, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर हो सकता है, ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। अगर आपका सर जो है ऐसे बहुत ज्यादा ठंडे तापमान में रहे, आप गीला रहे, फॉर एग्जांपल आपका सर जो है, या फिर आपका सर जो है वो किसी ऐसे ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में रहे, तो बहुत हेल्थ के भी इंपैक्ट्स आपको पड़ते हैं, ठीक है जी। ये सारी चीजें कोल्ड वेव की हमने A to Z कवर कर ली हैं। अब क्या कोल्ड वेव का कोई रिलेशन है विंटर सोलस्टिस से? विंटर सोलस्टिस मतलब साल के 2 दिन, एक विंटर सोलस्टिस, एक समर सोलस्टिस आता है। समर सोलस्टिस आता है हमारा जो जून के महीने में, उसको हम जून सोलस्टिस भी बोल रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो विंटर सोलस्टिस है वो आता है दिसंबर के महीने में, राइट। और इस विंटर सोलस्टिस में होना क्या है कि ये सन डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होगा। और इस समय पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे जो छोटा दिन है वो एक्सपीरियंस किया जाएगा, राइट। तो अगर हम विंटर सोलस्टिस को समझने की कोशिश करें, इन दिस डायग्राम इट इज प्रीटी मच क्लियर, क्योंकि अर्थ का एक्सिस टिल्ट है 23.5 डिग्री के हिसाब से, और इस टिल्ट की वजह से साल पूरे अर्थ की रेवोल्यूशन में एक पॉइंट ऐसा आता है जब सन ऐसी पोजीशन पे होगा कि वो डायरेक्टली अपने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर ओवरहेड होगा। डायरेक्ट एनर्जी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आ रही है, और जो पूरा आर्कटिक सर्कल है उसके नॉर्थ में 24 घंटे का डार्कनेस हो जाएगा, ठीक है। इसी का उल्टा होता है बिल्कुल जून सोलस्टिस में। वहां पे क्या होना है, आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में 24 घंटे की सनलाइट होगी, सबसे लंबा दिन होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और जो विंटर सोलस्टिस है यानी कि 21 दिसंबर का जो टाइम पीरियड है, वहां पे क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन है, आर्कटिक सर्कल के ऊपर तो 24 घंटे रात रहने वाली है, सन जो है वो राइज अप ही नहीं करेगा, ठीक है। और एंटार्क्टिक सर्कल में 24 घंटे का दिन होगा, और साउथ हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होगा। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ सनलाइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ सनलाइट इन सदर्न हेमिस्फीयर। Areas north of Arctic Circle 24 hour darkness, areas south of Antarctic Circle 24 hour daylight। और ये दोनों सोलस्टिस में पूरी जो इंफॉर्मेशन है, पूरा जो मैंने आपको फीचर्स बताए उल्टे हो जाते हैं। क्लियर हो चुका है। अब हमेशा ये ध्यान रखो, विंटर सोलस्टिस का क्या लेना देना है कोल्ड वेव से। जैसे जैसे दिन शॉर्ट हो जाएगा, दिन शॉर्ट होने की वजह से सनलाइट जो हमारे पास आ रही है वो डिक्रीज होगी,
सनलाइट डिक्रीज होने की वजह से ऑटोमेटिकली टेम्परेचर जो है वो अर्थ के ऊपर हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम होना स्टार्ट होंगे, हाई प्रेशर जोन बनना स्टार्ट होगा और ठंड बढ़ेगी। क्लियर है? लेकिन कोल्ड वेव आएगी क्या? कोल्ड वेव आना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि यहां पर डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। हमने अभी डेफिनेशन क्या देखी कि पिछले 30 सालों में जितना टेम्परेचर रहा है उसका एवरेज निकाल के हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, उससे हमारा डिपार्चर होगा तभी बोलेंगे कोल्ड वेव। अब इसी कारण से पिछले 30 सालों में हर साल आता है ना ये हमारा विंटर सोल्स्टिस, हर साल यहां इस टाइम पीरियड में टेम्परेचर कम हो जाने हैं, तो इस वजह से नॉर्मल टेम्परेचर भी है जो विंटर सोल्स्टिस का वो हर साल क्या होने वाला है? कम होने वाला है। और इसी कारण अगर किसी साल विंटर सोल्स्टिस के टाइम पे भी, जैसे कि आज का समय है, उस टाइम पर आपका जेट स्ट्रीम भी आ गया है, आपका जो पश्चिमी विक्षोभ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ गया है, लानीना की कंडीशंस भी हैं, तब जाकर कोल्ड वेव बनेगा। क्लियर हो चुका है? नहीं हुआ है? अगर ये चीजें क्लियर हो गई हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो मुझे फटाफट। ऑन द डे ऑफ विंटर सोल्स्टिस सन डज नॉट राइज अबव द होराइजन एट द एंटार्क्टिक सर्कल। Option B, sun is directly overhead at Tropic of Cancer. Option C, sun does not rise above the horizon at the Arctic Circle. And option D, sun is directly overhead at the equator. Winter solstice यानी कि 21 दिसंबर का टाइम पीरियड है और इस टाइम पर सन विल नॉट राइज अबव दी आर्कटिक सर्कल। नॉर्थ पोल पे 24 घंटे का डार्कनेस रहने वाला है, मैंने आपको बताया। डज नॉट राइज अबव द एंटार्क्टिक सर्कल ये होगा जून सोल्स्टिस में यानी समर सोल्स्टिस में, राइट? डायरेक्टली ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भी कब होगा? जून सोल्स्टिस में। ठीक है? डायरेक्टली ओवरहेड द इक्वेटर कब होता है? इक्विनॉक्स पे, मार्च और सितंबर के महीने में। सो करेक्ट आंसर यहां पर क्या बन रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, सन डज नॉट राइज अबव द होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एनकरेज द कोल्ड वेव कंडीशंस इन इंडिया ड्यूरिंग दिसंबर थ्रू जनवरी? वीक अल नीनो कंडीशंस इन द पैसिफिक। क्या ये करेक्ट है? मैंने अभी आपको बताया कि ला नीना कंडीशंस होनी चाहिए। ला नीना कंडीशंस बनती हैं तब कोल्ड वेव को इंकरेजमेंट मिलती है। अगर अल नीनो कंडीशन बनेगी तब क्या बनेगा? कोल्ड वेव को डिस्करेजमेंट मिलेगा, गर्मी बढ़ने के चांसेस होते हैं अल नीनो में। ठीक है? स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स अबव नॉर्थ वेस्ट इंडिया। यस, वेस्टर्ली विंड्स की अभी हमने बात की थी कि जो जेट स्ट्रीम आ रही है वेस्ट से, जो हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है वेस्ट से, वो कौन सी विंड्स हैं? वो वेस्टर्ली विंड्स हैं। जो विंड्स वेस्ट से आती हैं उनको बोलते हैं वेस्टर्ली विंड्स। ठीक है? तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होना चाहिए, ये कोल्ड वेव को लेकर आता है। क्लाउडी कंडीशंस ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय अगर क्लाउड्स रहेंगे तो ऑटोमेटिकली मैंने आपको कहा कि सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी सरफेस तक, गर्मी नहीं हो पाएगी, और अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है तो अपने साथ क्लाउड्स भी तो लेकर आती है, और उसकी वजह से क्लाउडी कंडीशंस डे टाइम पे रहेंगी तो ऑटोमेटिकली हमारी कोल्ड वेव की कंडीशंस को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है? क्लोजनेस टू वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज के अगर हम पास होते हैं तो कोल्ड वेव्स आने के चांस कम होंगे, बिकॉज वाटर बॉडीज का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है। इसी कारण से कोस्टल इलाकों में ज्यादातर कोल्ड वेव्स नहीं आती हैं। तो करेक्ट आंसर बनता है हमारा यहां पर ऑप्शन डी, 2 and 3, ओनली द सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। IMD declares cold wave in the hilly regions, ध्यान से, in the hilly regions when minimum temperature drops below 5 degrees, minimum temperature drops below 5 degrees and departure of 4.5 to 6.4 from normal, minimum temperature drops below 0 degrees और minimum temperature drops below 0 degrees with a departure of 4.5 to 6.4। अब मुझे करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ क्या होना चाहिए कि हिली रीजन्स में IMD कोल्ड वेव को कब डिक्लेयर करता है। ठीक है? अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक और शेयर करिए, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। और जाते जाते मैं आप लोगों को हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देना चाहता हूं कि एड्यूटैप हिमाचल प्रदेश 2022 की जो एग्जामिनेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, उसके लिए डेडिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च कर चुका है। इसके ऊपर हमारा हिमाचल 30 ऑफर चल रहा है एंड दिस ऑफर इज ओनली वैलिड टिल 26 दिसंबर। उस 26 दिसंबर के टाइम तक, क्रिसमस के एक दिन बाद का जो टाइम पीरियड है, तब तक आपको जो कोर्स है वो 30% ऑफ पे मिलने वाला है। उसके बाद ये जो हमारा डिस्काउंट है वो खत्म हो जाएगा। सेम डिस्काउंट इज अवेलेबल ऑन सीसैट कोर्स, डेडिकेटेड सीसैट कोर्स है क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग के लिए। और इसी के साथ टेस्ट सीरीज भी हमने
जो प्रीलिम्स के लिए है वो लॉन्च कर दी है। 18 टेस्ट हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी 1800 क्वेश्चन हम आप लोगों को देने वाले हैं फ्रॉम जीएस एंड फॉर सीसेट ऑल्सो। और ये इसके ऊपर भी हमारा 30% जो ऑफ है वो चल रहा है 26 दिसंबर 2021 तक। सो अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करिए, वहां पर आपको और जानकारी मिल जाएगी। और इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो का भी जो पीडीएफ है, जो कंटेंट मैं आपको देने जा रहा हूं, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सो इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।